नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जी हाँ, लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके बुक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये बुक से जो क्वेश्चंस जो बनती है निकल के आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो बिना देर किए हुए डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत है। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट तक जाएंगे मध्यकालीन भारत का। ओके फ्रेंड्स, जितना भी इसका टॉपिक है हम इस लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। सो भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ओके फ्रेंड्स, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फ्रेंड्स, ये मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। सो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते मोहम्मद गजनी के ऊपर। मोहम्मद गजनी कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन था। मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो अल्पगीन एक नामक जो सरदार था तुर्क का, उसका जो गुलाम था तथा उसका दामाद भी था सुबुतगीन, उसका जो पुत्र हुआ, जो बेटा हुआ, उसका नाम मोहम्मद गजनी था। ओके, मोहम्मद गजनी अपने पिता के काल में खुरासन का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके फ्रेंड्स, बगदाद का खलीफा अल आदिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। यहाँ तक इनको गद्दी मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे भारत के ऊपर। क्या किया इसने, क्यों किया, कहाँ कैसे हुआ। ओके, सो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। फ्रेंड्स, जो मोहम्मद गजनी का जो पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में किया गया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। सो याद रखने वाली बात है कि भारत में जो मोहम्मद गजनी ने जो पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था। टोटल 17 इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। ओके, मोहम्मद गजनी का 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध में हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। 1008 ईस्वी में इन्होंने एक और युद्ध किया भारत में, जो एक नगरकोट जो एरिया है, जगह है, वहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा। उसमें इनका पहला महत्वपूर्ण जीत बताया गया कि भाई मोहम्मद गजनी एक बड़ा युद्ध जीता है। ओके, मोहम्मद गजनी ने थाने सर से चक्रसौमिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, मोहम्मद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1024 में हुआ, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर गुजरात में हुआ। इसने क्या किया, करीब 20 लाख दिनार संपत्ति इसके हाथ लगी थी। 20 लाख सोने के दिनार, दिनार मतलब सोने के सिक्के, इसने चुराए वहाँ से। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहलवाड़ा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया। वहाँ के जो शासक थे उनको भी उसने मार दिया। सोमनाथ, अब हुआ क्या कि भाई जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था तो उस पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। जब वो गुजरात से निकला वापस वो अपने सिंध की जब तरफ जा रहा था, तब इसके ऊपर जाटों ने आक्रमण कर लिया और उससे कुछ संपत्ति लूट लिया। अब हुआ क्या कि इसे भाई गुस्सा आया, अब इसको बदला तो लेना था। मोहम्मद गजनी का फिर अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने वाली बात है। अंतिम इसका जो आक्रमण था वो 1027 में था जाटों के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। जो इसका लास्ट आक्रमण था भारत में, उसका 3 साल बाद इसका मृत्यु हो जाता है। ओके, जो इम्पोर्टेंट नवरत्न बोलते हैं, जिसे नोबेल्स बोलते हैं, वो इनके दरबार में जो थे उनका नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी,
फरूखी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। ये 4 नवरत्न उनके दरबार में रहते थे। ये याद रखने वाली बात है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फरूखी। फ्रेंड्स, अब इनका जब मृत्यु हो जाता है तब कुछ सालों तक कोई भी इनकी जगह पे आता नहीं है और हिस्ट्री में पता नहीं क्या है। लेकिन मोहम्मद गौरी एक नाम है, आप जानते होंगे। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ये गौरी जो एक नाम, जो सरनेम पड़ा है या नाम पड़ा है, जो भी है, वो गौर मोहम्मद एक जगह का नाम है। महमूद एक जगह का नाम है, एक छोटा सा राज्य है। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। ओके, ये जो गौर है, गौर जो जगह मैंने आपको बताया, गौरी अलग चीज़ है नाम, और ये गौर जो है वो एक जगह का नाम है। तो जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे वो गौर का शासक बने। इसने भारत पर पहला आक्रमण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1178 में इसका जो दूसरा आक्रमण था वो पाटन गुजरात पर हुआ। इस भाई साहब ने, जैसे कि आपने देखा कि गजनी जो था, मोहम्मद गजनी, वो 1124 में सोमनाथ पर सौराष्ट्र में आक्रमण किया था और ये यहाँ पे 1178 में पाटन गुजरात पर ही किया था, थोड़ा सा आगे है। ओके, सोमनाथ से। सो यहाँ का शासक भीम दो ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, लेकिन उसको हरा दिया था गौरी को। ओके, महमूद गौरी द्वारा लड़े गए युद्ध, प्रमुख युद्ध 75 के बाद, 78 के बाद से, ठीक है, जो आपका मुल्तान में विरुद्ध युद्ध हुआ और 1178 में गुजरात के पाटन गुजरात में जो युद्ध हुआ जिसमें भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह हराया था, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ होती हैं उसको ब्रीफली बताया गया है। ओके, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। ओके, तराइन का 2 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। ये याद रखने वाली बात है, बहुत ईजी है। 1191 और 1192। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे में मोहम्मद गौरी विजय होता है। ओके, फिर एक और युद्ध लड़ा जाता है 1194 में, चंदावर का युद्ध। ओके, वो किसके किसके बीच में लड़ा जाता है फ्रेंड्स? गौरी एवं जयचंद, जिसमें मोहम्मद गौरी का अगेन वो जीतता है, विजय होता है, विक्ट्री होता है उसका। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। ये भी वहीं का था, लेकिन ये अब यहाँ पे सब कुछ कर लिया था और यहाँ से वो चला जाता है गजनी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जब वो सब कुछ सौंप के चला जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। अब ये तो मर जाता है मोहम्मद गौरी। सो आते हैं कौन? सल्तनत काल शुरू होता है यहाँ से, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। ओके, गौरी का गुलाम था, उसका दामाद भी था, ऐसे ही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। जैसे कि आपने देखा 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसका डेथ हो गया महमूद गौरी का। और उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि उसने अपना राज्याभिषेक करवाया 24 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसका राजधानी याद रखने वाली बात है, इसका जो राजधानी था वो लाहौर का था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन एक मीनार है जो आप लोग जानते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसने इसका नींव डाला।
मतलब इसने सोचा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा अपने नाम से लिए, अपने पहचान के लिए। ओके। और भी इसने कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद व अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का एक निर्माण ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे फ्रेंड्स, लाखों में दान देने वाला था। ओके। जो भी आता था, मतलब इसके दरबार पे कोई हेल्प के लिए आ गया तो 1-2 रुपये नहीं दे के लाखों रुपए में उसको भेंट दे देता था, या जो भी वो दान दे देता था कि चल भाई ले जाओ इतना। तो इसको लोग लाख बख्श भी बोलते थे। अच्छे काम भी करते थे, बुरे काम भी ये लोग करते थे, अच्छी बात है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ओके। चौगान खेलते समय हो गया। चौगान मतलब फ्रेंड्स आपने देखा होगा, कुछ एक स्टिक टाइप का होता है, घोड़े पे बैठ कर खेलते हैं। उसका नाम मुझे अभी फ़िलहाल में आ नहीं रहा है, लेकिन उसको हिंदी में चौगान बोलते हैं। वो खेलते समय भाई साहब गिर के उसका मौत हो जाता है। ओके। होता क्या है कि अब जब वो उसका डेथ हो जाता है तो उसका एक उत्तराधिकारी तो बनना चाहिए। उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका बेटा आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ठीक है। आराम शाह उसका बेटा, उसको सिर्फ 8 महीने तक ही उसको शासन करने दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसका हत्या किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ओके। 1211 ईस्वी में किया और वो खुद गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। ठीक है। जो एक ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये भी भाई साहब दामाद, गुलाम भी था और दामाद भी था। उससे अच्छा वही किया होता यार, कुतुबुद्दीन ऐबक उसको पहले ही बना देता जो भी उत्तराधिकारी, उसका बेटे का जान तो नहीं जाता कम से कम। सो आगे बढ़ते हैं। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ओके। इल्तुतमिश का पहला शासक था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। उसने भाई कुतुबुद्दीन नहीं, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। जो कुतुब मीनार का जिसने नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये उसे पूरा कराया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पहला अरबी सिक्का किसने जारी किया शुद्ध, वो कौन थे? इल्तुतमिश। चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल। ओके। उस सिक्के का नाम होता था, जो चांदी होता था उसको टका बोलते थे, और जो तांबा होता था उसे जित्तल बोलते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश का रुपये को टका बोलते हैं। ओके। सो इतना प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चिलगानी के नाम से जाना गया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इक्ता प्रणाली क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम दिल्ली के आमीरों का दमन किया गया। बहुत लोग थे जो शासक बनाने में हाथ लगाया करते थे कि हमारा आदमी बनेगा, उसे उसको हटा दिया गया, पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। ओके। सो बात करते हैं अब इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका एक पुत्र रहता है, जैसे कि कुतुबुद्दीन का पुत्र था आराम शाह, तो उसको इल्तुतमिश ने मार दिया और खुद बैठ गया। वैसे ही इल्तुतमिश का भी पुत्र था रकूनुद्दीन फिरोज, गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। मतलब उसकी जगह जो काम करती थी उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, वो काम करती थी। ओके। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क आमीरों ने रकूनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। फ्रेंड्स मैं आपको ये रीड मोड में ऐसा करके दिखा रहा हूँ कि आपको इजी लगे, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। बाकी ऐसे अगर लाइट में कर देता हूँ तो फिर ये जो मैंने स्कैन किया है बुक को, वो फिर आपको अच्छा नहीं समझ में आएगा, अच्छा लगेगा नहीं। सो इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आपको ये लाइट परफेक्ट लगे, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत भी ना हो, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। ओके। सो
हुआ क्या कि शाह तुर्कान को अवांछित प्रभाव से परेशान होकर, जो मैंने कहा अमीर तुर्कों का दमन कर दिया गया था, लेकिन फिर वो मर गया तो फिर वो आ गए तुर्की लोग। ओके, तो उसको रकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया बेगम, सुल्तान रजिया बेगम। ओके, रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। मतलब फ्रेंड्स, वो बाकियों की तरह नहीं कि जो नकाब में रहें, या वो मतलब जो एक रियल कपड़ा होता है एक किसी भी इंसान का, औरत का, लड़की का, वो उस तरह से पहन के अपने दरबार में बैठने लगी, सबके सामने बात करने लगी। ओके, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर नियुक्त किया। ओके, गैर तुर्कों को शांत बनाने के राज्य के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए। अब देखो बताऊँ इनका मृत्यु क्यों हुआ रजिया सुल्तान का। जो मैं इससे कह रहा हूँ कि अमीर तुर्क, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि जो तुर्क नहीं थे, मतलब कहते हैं ना कि आप हमारे वाले नहीं हो या ऐसे नहीं हो, ऐसे बहुत लोग ऐसा डिस्कस करते रहते हैं फालतू का बात। सो ऐसे ही हुआ, उन्होंने भाई आजकल का ज़माना है, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी है आपके पास तो हमारे पास काम करो, बाकी आप घर के हो या कहीं की भी, वो कोई ज़रूरत नहीं करता। वैसे ही इन्होंने भी काम किया, जिनमें इनको क्वालिटी दिखाई दिया उनको उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। तो ये बात अमीर तुर्कों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनको क्या किया कि उनको हटाकर उनको बंदी बना लिया और उसकी जगह मुइजुद्दीन बेहरम शाह को बिठा दिया गया। एक नया आदमी आया भाई, मुइजुद्दीन बेहरम शाह, उसको गद्दी पर बिठा दिया गया, दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, 1240 के बाद से। ठीक है, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। बेहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। अब जिस बेहरम शाह को, मुइजुद्दीन बेहरम शाह को गद्दी पर बैठाया गया था 1240 में, वो 1242 तक ही रहा और उसको भी उसकी हत्या करके हटा दिया गया। सो नेक्स्ट, बेहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में ईस्वी में बना दिया गया। आप बोलेंगे कि बार बार इनको मार के इनको अलग अलग सुल्तान क्यों बनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा अमीर तुर्क, बगदादी खलीफा, जो उनके आका लोग जो भी होते थे उस समय के, वो जब उनका नहीं चलता था तब वो उनका हत्या करवा के किसी और को गद्दी पर बिठा देते थे कि आप बैठो, लेकिन जो हम बोलेंगे आप वो करना। लेकिन जब वो नहीं करते थे तब उनके साथ वैसे ही किया जाता था जैसे बाकियों के साथ हुआ। ठीक है, अब इनके साथ भी वही हुआ। 1242 से 1246 तक ही टिके, ये भी 4 साल ही रहे सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह। उनके बाद इनको भी हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया और उसकी जगह कौन आया? बलबन नहीं आया, नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया गया। वो किसने बनाया? वो बलबन ने बनाया। वो अपने जो भी कहते हैं टैक्टिस लगा के उसने बनाया, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, सो नसीरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था, ऐसा लिखा गया है बुक में, जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। ओके, वो भाई ने अपने बेटी के साथ उसका विवाह किया था, इसीलिए उसको सुल्तान बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बलबन का वास्तविक जो नाम था वह बाहुद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। सोच लो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश जब मरा 1236 में, उसके बाद से ये यहाँ तक जो आए अभी तक 1246 तक, उसके बीच में इसने कभी भी सीट का जो भी सुल्तान का जो बनने का था वो इसने किसी से नहीं बोला। लेकिन ये आता है भाई साहब 1266 में, सभी को मारते हुए, हटाते हुए। ठीक है, इसने तुर्काने चिलगानी का विनाश किया, जो कि मैंने आपको कहा वो 40 समुदाय का होता था। ओके, सो बलबन ने 1266 में ग्यासुद्दीन बलबल के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये जो इतना इम्पोर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही सही है। आप इसको समझे, देखे, फ़ोटो ले, स्क्रीनशॉट ले, जो करना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है,
इस तरीके से अगर कोई आपको एक बार बता दे तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट करके ऐसे लिखा के चला जाता, हो जाता, काम ख़त्म हो जाता। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, एक सही तरीका भी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ सकें। ओके, सो बलबन के बारे पे आते हैं। राज दरबार में सिजदा और पेवोस प्रथा की शुरुआत की। भाई अगर क्वेश्चन आए कि सिजदा और पेवोस प्रथा की शुरुआत किसने की, तो भाई गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ओके, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार ही शायद आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस नवरोज को यूनेस्को ने वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज इसको ले लिया गया, मतलब यूनेस्को कल्चरल जो आता है करके, मुझे अभी बोलने नहीं आ रहा है, सॉरी, इसको कहते हैं यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चर में आता है, वो इसे यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चर के अंतर्गत आता है। ये नवरोज भारत का है, ठीक है। सो ये आपको पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप पढ़ें, नवरोज के बारे में क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लोह रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो इनका दामाद जो थे, गुलाम थे, जिनको गद्दी से हटाया, बाद में इन्होंने ही उनकी उपाधि दिया, ठीक है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। फ्रेंड्स सोच लो, ये दोनों जन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे या नवरत्न थे, ये दोनों ही थे, ठीक है। और अमीर हसन, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर था। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, गुलाम वंश खत्म होता है, स्लेव डायनेस्टी इज ओवर, ओके। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ अमीर खुसरो के बारे में बता देते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में हुआ, 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबारों में रहे। इन्हें तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सल्तनत देखा है, गुलाम वंश का भी देखा है, और आगे जो वंश आई उनने भी देखा है। सो ये वीडियो तो हम फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि इसका दूसरा जो पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर इसका नेक्स्ट आपको खलजी वंश से मैं शुरुआत करूंगा। सो खलजी वंश का वीडियो देखने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखें, ओके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा खलजी वंश मिडिवल इंडिया। ओके फ्रेंड्स।